हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय और इस वीडियो में हम बात करेंगे IAS 456 के कोडर प्रोविज़न की, जिसको मैं क्लोज बाय डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरा IAS 456 की वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्लोज है 8th ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है, इसको जो मेरा 1978 में कोड आया था IAS 456 का, थर्ड रिवीजन था जो, उस कोड में क्या था, इसको अपेंडिक्स में रखा गया था। ठीक है। और जो मेरा ये वाला कोड है, फोर्थ रिवीजन है, इस वाले कोड में क्या है, इसको क्लोज में स्ट्रेंथन किया गया है। हम मेरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि IAS 456 2000 में ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को किस क्लोज में स्ट्रेंथन किया गया है, तो उसका आंसर होता है मेरा 8th क्लोज में। तो अब हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है क्या। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट हार्डन्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टी है, जो हमें बताती है कि जिस भी एनवायरमेंटल कंडीशन में परफॉर्म करने के लिए कंक्रीट को डिज़ाइन किया गया था, वो उस कंडीशन में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है। अगर वो परफॉर्म करती है तो हम उसको बोलते हैं ड्यूरेबल कंक्रीट। और जो ये प्रॉपर्टी है वो उसके कंस्टिट्यूएंट और उसके मिक्स प्रोपोर्शन को भी स्पेसिफाई करती है, जिससे कि वो कोरोजन, जो भी मेरा रेनफोर्समेंट यूज हुआ कंक्रीट के अंदर, उसको कोरोजन से बचा सकें। इस क्लोज के अंदर यही है, ए ड्यूरेबल कंक्रीट इज वन दैट परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री इन द वर्किंग एनवायरमेंटल ड्यूरिंग द एंटिसिपेटेड exposure condition during service, and the materials and the mix proportion specified and used should be such as to maintain its integrity and if applicable to protect embedded metal from corrosion। ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 8.1.1। इस क्लोज में क्या बताया गया है, इस क्लोज में लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी को बताया गया है। ठीक है। जो मेरी लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी होती है उसको दो फैक्टर की वजह से होती है। एक होता है मेरा एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर। ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर बात करूँ तो मेरे इसके अंदर आते हैं एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, जिसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसकी मैं आगे डिस्कस करूँगा। और उसके बाद आती है मेरी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। और इंटरनल फैक्टर में अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर आती है मेरी जो भी करेक्टरिस्टिक है इन टू बिल्ड कॉन्क्रीट, उसके अंदर रिलेटिव परमेबिलिटी की बात आती है। ठीक है। अब रिलेटिव परमेबिलिटी होती क्या है, ये होती है इंक्रीज ऑफ केमिकल्स वाटर, मीन्स वो कितनी ईज और होमोजेनिटी से अपने अंदर से वाटर या अदर केमिकल या कोई भी सब्सटेंसेस है उसको पास होने देता है। ठीक है, हम उसको बोलते हैं उसकी परमेबिलिटी। अब वो इंक्रीज ऑफ वाटर भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, SO2 भी होती है, और कोई भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर यही बताया गया है कि वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंसिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इट्स permeability to the increase of water, oxygen, carbon dioxide, chloride, sulfate and the other potentially deleterious substances। और जो impermeability is governed by the constituent and workmanship used in मेकिंग द कंक्रीट। जो भी मेरी इम्पेरेबिलिटी होती है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इम्पेरेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, जो भी कंस्टिट्यूट है उनकी प्रॉपर्टी से, और जो भी वर्कमैनशिप हम उसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है विद द नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स। अब नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स क्या होते हैं, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 2.7 के बीच में होती है। ठीक है। लाइक सैंड, ग्रेवल्स, जो भी हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो विद नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स a stable low permeability is achieved by having an adequate cement content, sufficiently low free water cement ratio, and by ensuring complete compaction of the concrete and by adequate curing। जो भी हम नॉर्मल वेट एग्रीगेट के साथ कैसे हम लो परमेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, उसके साथ एक एडिक्वेट सीमेंट कंटेंट यूज करके या लो फ्री वाटर सीमेंट यूज करके, और बाय कंप्लीट कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट और विद एडिक्वेट क्यूरिंग। ठीक है। हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम लो परमेबिलिटी का कॉन्क्रीट तैयार कर सकते हैं। और जो फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरेबिलिटी, जो भी फैक्टर्स हैं ड्यूरेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है मेरा एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये तो मेन है, जिस भी एनवायरमेंटल कंडीशन से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, वही उसकी जो वर्किंग कंडीशन होती है उस एनवायरमेंटल फेस में वही ड्यूरेबिलिटी होती है हमारी। तो मेरा मेन फैक्टर है। उसके बाद सेकंड है मेरा कवर टू द एम्बेडेड स्टील। ठीक है, ये भी इसको अफेक्ट करता है। थर्ड है मेरा टाइप एंड क्वालिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल। जो भी मटेरियल हम कंक्रीट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कंस्टिट्यूट यूज़ करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी ड्यूरेबिलिटी को एनहांस करती है। एंड द सीमेंट कंटेंट एंड द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द कंक्रीट, ये भी। एंड फिफ्थ है मेरा वर्कमैनशिप। जो भी वर्कमैनशिप हम उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मेक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कंक्रीट को बनाने के लिए। एंड सिक्स्थ है मेरा द शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर। जो भी मेरा मेंबर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कंक्रीट के साथ, उसकी शेप एंड साइज कैसी है, ये भी फैक्टर ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 8.2 रिक्वायरमेंट्स फॉर द ड्यूरेबिलिटी। इसके अंदर है 8.2.1 फर्स्ट शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर। अब जो भी फैक्टर
इन्फ्लुएंस करते थे ड्यूरेबिलिटी को, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसमें मेरा शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर। अब शेप एंड साइज मेंबर कैसे ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करता है कि सबसे पहले बात आती है इसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम की, कि मान लीजिए जो मेरा कंस्ट्रक्ट करते हैं मेंबर, वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि उसकी ड्रेनेज कंडीशंस वेल हो, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है हम जो भी डिज़ाइन करने के लिए कि उसके सरफेस पे कहीं भी वाटर स्टैंड ना कर रहा हो कहीं, ठीक है। द शेप एंड डिजाइन डिटेलिंग ऑफ एक्सपोजर स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट टू प्रमोट गुड ड्रेनेज ऑफ वाटर एंड टू अवॉइड स्टैंडिंग पूल्स एंड रन डाउन ऑफ वाटर। केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू मिनिमाइज एनी क्रैक्स दैट मे कोलैक्ट और ट्रांजिट वाटर। प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, प्रिकॉशंस हम लेंगे कोई भी क्रैक से उसको रोकने के लिए, ठीक है। और एडिक्वेट क्यूरिंग इज एसेंशियल टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट और अर्ली लॉस ऑफ मॉइस्चर। जो भी लॉस ऑफ मॉइस्चर यूजेस, जो भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसको रोकने के लिए एडिक्वेट क्यूरिंग भी एसेंशियल है। मेंबर प्रोफाइल्स एंड देयर इंटरसेक्शन विद अदर मेंबर शैल बी डिजाइन एंड डिटेल वे टू एंश्योर ईज फ्लो ऑफ कंक्रीट एंड प्रॉपर कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। ये सब रिलेटेड करता है हमारा वर्केबिलिटी से, ठीक है। तो मेरा जो भी कंक्रीट है वर्केबल होना चाहिए, अगर वर्केबल होता है तो उसकी ड्यूरेबल होने की कंडीशंस ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद मेरा कंक्रीट इज मोर वनरेबल टू डेटोरेशन ड्यू टू केमिकल एंड climate attack when it is thin section in the section under hydrostatic pressure from one side only in partially mid section or at corners and the edge of elements। अब बात है जो मेरा कंक्रीट होता है वो वनरेबल होता है। जो भी कंडीशन हम किसको बोलते हैं वनरेबल, कौन सी कंडीशन होती है, जो मेरा या तो सेक्शन थिन होगा या फिर जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो मेरा वन साइड होता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी लेंथन बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा कवर टू द स्टील बाय फ्रिंग the corners or by using circular closed section and by using surface coating which prevent and reduce the increase of water, carbon dioxide और aggressive chemicals, ठीक है। हम जो भी स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा क्लियर कवर प्रोवाइड करके या फिर हम उसको ऐसी कोटिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर नेक्स्ट मेरा 8.2.2 एक्सपोजर कंडीशंस। इसके सबसे पहले बात करते हैं 8.2.2.1 में जनरल एनवायरनमेंट की। अब मैंने एनवायरमेंटल कंडीशंस बताई थी, उसके अंदर क्या किया था, उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है, क्लासीफाई कर रखा था। अब हम उनकी एक एक करके बात करते हैं। इसके अंदर मेरी पहली कंडीशन है माइल्ड, उसके बाद मॉडरेट, फिर सेवरी, फिर वेरी सेवरी और उसके बाद है एक्सट्रीम। जो भी मेरी क्लासिफिकेशन है एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस के, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है। जैसे फर्स्ट है मेरा टाइप्स ऑफ केमिकल, मीन्स उसके पास कैसे केमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद उस सेकंड फैक्टर में टेम्परेचर कंडीशंस, मीन्स कैसे टेम्परेचर में उसको प्लेस किया गया है, लाइक हिली एरियाज है या कोई सी के पास है। थर्ड है मेरा प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। जो भी मेरा वाटर, अगर मेरा कोई अंडर वाटर के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है तो उसके पास जो भी वाटर है, ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए भी इन कंडीशंस को क्लासीफाई किया गया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 8.2.2.1 एब्रेसिव। अब एब्रेसिव क्या होता है कि मेरा कंक्रीट अगर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है तो किस टाइप की मशीनरी की फाउंडेशन के लिए उसको यूज किया गया है, ठीक है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी मेरा कंक्रीट है उसके लिए हम स्पेशल लिटरेचर फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसके लिए जो मेरा ये वाला IS कोड है वो प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है, उसके लिए स्पेशल लिटरेचर हम पुट करते हैं। स्पेशल लिटरेचर में भी रेफर टू फॉर ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू एब्रेसिव एक्शन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मशीनरी एंड मेटल टायर्स, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 8.2.2.3 फ्रीजिंग एंड थोइंग। अब बात करते हैं फ्रीजिंग क्या होती है। फ्रीजिंग होती है मेरी जमना और थोइंग होती है पिघलना, ठीक है। और ये क्या होती हैं, दोनों जो प्रोसेस हैं वो एक साथ साथ होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होती है, मेरे टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर डिपेंड होती है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग एंड थोइंग 1 बाय 1 प्रोसेस होती है और जो साथ साथ होते हैं, ठीक है। और ये उस कंडीशंस में मोस्ट डेंजरस होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होता है, ठीक है, लाइक कोल्ड वेदर, ठीक है। जहाँ पे कोल्ड वेदरिंग होती है वहाँ पे उस कंडीशंस में इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके जो विजुअल इफेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स में बात करें तो वो होती है सरफेस स्केलिंग और इंटरनल क्रैक्स, ठीक है, ये दोनों इसके विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। फिर फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन अंडर वेट condition exit enhanced durability can be obtained by use of suitable air entraining admixtures, ठीक है। फ्रीजिंग एंड थोइंग के केस में हम एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं,
ठीक है। व्हेन कंक्रीट लोअर देन ग्रेड M50 इज यूज्ड अंडर दिस कंडीशन द मीन टोटल एयर कंटेंट बाय वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कंक्रीट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इनटू द कंस्ट्रक्शन शुड बी। ये जो मेरे नीचे है, अब इसमें एक चीज़ कही गई है कि जो भी मेरा कंक्रीट लेस देन M50 ग्रेड से जो भी नीचे होता है उसके लिए जो मेरा एयर कंटेंट है, ठीक है, मीन एयर कंटेंट है, उसको वॉल्यूम ऑफ फ्रेश मिक्स्ड कंक्रीट की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर कंक्रीट में 20 mm का यूज़ हुआ है तो उसके लिए एंट्री एयर परसेंटेज कितनी होती है 5 ± 1, तो लाइक 4 to 6%। सिमिलरली अगर 40 mm का मैक्सिमम साइज है मेरा तो उसके लिए एंट्री एयर परसेंटेज कितनी है 4 ± 1, लाइक 3 to 5%। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लोज है 8.2.2.4 एक्सपोजर टू सल्फेट अटैक। टेबल 4 गिव्स रिकमेंडेशन फॉर द टाइप ऑफ सीमेंट, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट विच आर रिक्वायर्ड एट डिफरेंट सल्फेट कंसंट्रेशन इन नियर न्यूट्रल वाटर हैविंग pH ऑफ 6 to 9, ठीक है। इसके लिए मेरा क्या है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सरफेस अटैक से। अब हम बात करते हैं टेबल 4 की। अब इसके अंदर क्या है, जो भी सल्फेट अटैक से बचने के लिए, ठीक है, इसके अंदर मेरी 5 क्लासीफाई कर रखा है सल्फेट अटैक की 5 अमाउंट के ऊपर, इसको 5 टाइप क्लासेस में कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर अगर टोटल SO3 SOL के अंदर की बात है वो लेस देन 0.2 हो और SO2 वाटर है वो कितनी होनी चाहिए लेस देन 1, और इन ग्राउंड वाटर में कितनी प्रेजेंस होनी चाहिए लेस देन 0.3, तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट क्लास। और उसके लिए हम ऑर्डरली पोर्टलैंड यूज़ करेंगे और स्लैग सीमेंट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। उस कंडीशंस के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट मेरा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 280, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितनी होनी चाहिए 0.55। सिमिलरली मेरा जो मेरी क्लास 2 है उसके लिए क्या है, सल्फेट अटैक की सल्फेट की अमाउंट दे रखी है, अगर सोयल वाटर में 0.2 to 5 है, और जो मेरा SO3 है उसकी अमाउंट इन वाटर सोयल एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर 1 to 1.9 है, और ग्राउंड वाटर के अंदर 0.3 to 1.2 है, तो हम उसको बोलेंगे क्लास 2। और उसके लिए हम OPC यूज़ करेंगे, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज़ करेंगे और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक और है सुपर सल्फेटेड सीमेंट का भी यूज़ होगा, ठीक है। और इस कंडीशंस के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट मेरा दे रखा है 330, अगर मैं सिंपल सीमेंट यूज़ करता हूँ OPC और पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है। और मैक्सिमम फेस वाटर सीमेंट रेशियो मेरा 0.5, और अगर सुपर सल्फेट यूज़ करता हूँ तो उसके लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट मेरा 310, मैक्सिमम फेस वाटर सीमेंट रेशियो है 0.50। ऐसे ही मेरा हर क्लास के लिए हर डाटा गिवन है, ठीक है। थर्ड क्लास के लिए भी है सुपर सल्फेट सीमेंट है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट है और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है। फोर्थ क्लास के भी लिए, फिफ्थ क्लास के लिए भी। इसके लिए एक नोट जरूरी है, ठीक है, इसके लिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट मेरा सीमेंट कंटेंट गिवन इन दिस टेबल इज इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट। जो भी मेरा ये ऊपर कंटेंट गिवन है वो ग्रेड ऑफ सीमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये ग्रेड को देख के हम सीमेंट कंटेंट नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब सेकेंड है यूज ऑफ सुपर सल्फेटेड सीमेंट इन जनरली रिस्ट्रिक्टेड वेयर प्रिवेलिंग टेम्परेचर इज अबाउ 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरा टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे सुपर सल्फेट सीमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड है मेरा सुपर सल्फेटेड सीमेंट यूज एन एक्सेप्टेबल लाइफ प्रोवाइडेड द कंक्रीट इज डेंस एंड प्रिपेयर विद ए वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 और लेस इन मिनरल एसिड डाउन टू pH 3.5। जो मेरी सुपर सल्फेटेड सीमेंट है वो एक लाइफ गिवन करती है, ठीक है। अगर उसकी वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 या उससे कम होती है और मिनरल एसिड के टाइम पे उसकी जो pH वैल्यू होती है 3.5 होती है। उसके बाद मेरा फोर्थ है द सीमेंट कंटेंट इन द गिवन इज 6 ऑफ दिस टेबल और द मैक्सिमम रिकमेंडेड, ठीक है। एंड फॉर SO3 कंटेंट नियर द अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास सीमेंट कंटेंट्स अबाउट दिस मिनिमम आर एडवाइज्ड। जो भी मेरे इस कॉलम 6 है, कॉलम 6 कौन सा है जिसमें सीमेंट कंटेंट की अमाउंट दे रखी है, ये वाला कॉलम 6 है मेरा। अब ये क्या है, जो मेरा मिनिमम सीमेंट कंटेंट वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। हर कंडीशंस में ये मिनिमम वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है 6 पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS 455। ये भी पूछा जाता है कि पोर्टलैंड सीमेंट स्लैग का कोड कौन सा होता है, IS 455 विद स्लैग कंटेंट मोर देन 50% एग्जीक्यूट बेटर सल्फेट रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट
स्लैग सीमेंट को यूज़ करते हैं विद दी मोर देन 50%, तो उसका सल्फेट रेजिस्टिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।